नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिर गई हैं। उनके तीखे बयानों पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब तलब किया है। कैसे उनका एक और बयान खुद उनके लिए गले की फांस बन गया है, आपको दिखाते हैं। विवादों में घिरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तीखे बयानों पर चुनाव आयोग हुआ सख्त। भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प तो बना दिया, लेकिन साध्वी के बयानों से पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। पहले शहीद हेमंत करकरे पर उनके बयान ने पार्टी को खूब असहज किया, तो अब राम मंदिर पर उनके विवादित बयान से विरोधियों को बीजेपी पर हमले बोलने का मौका मिल गया है। बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा कर सियासी पंडितों को हैरान कर दिया कि अयोध्या में उन्होंने विवादित ढांचे को तोड़ने में मदद की थी। जैसे ही इसकी जानकारी चुनाव आयोग को मिली, आयोग के अधिकारी हरकत में आ गए और उन्होंने नोटिस जारी कर साध्वी प्रज्ञा से उनके बयान पर सफाई मांग ली। साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब भेज दिया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर साध्वी अपने बयान को दोहराती हुई नजर आई। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है। मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आएगा विवादित ढांचा, हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उस। साध्वी के विवादित बयानों पर मचे सियासी संग्राम के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तलब कर विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। इस बीच साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने कांग्रेस की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यूज नेशन से बातचीत में साध्वी इससे खुश भी नजर आई। जो कांग्रेस ने चुनाव आयोग में एक शिकायत की थी कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती, वो आज रिजेक्ट कर दी गई है। चुनाव आयोग क्या सभी ऐसा करेंगे? क्योंकि जो सत्य है वो लोग भी यही सिद्ध करेंगे ना। और मैं सत्य हूँ, कोई कुछ भी कर ले, वो हमारा विरोध अवश्य करेंगे, लेकिन मैं जो हूँ वही सिद्ध होगा। जो सत्य है वह सत्य सिद्ध। आपको बता दें कि भोपाल से अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से साध्वी प्रज्ञा खासी सुर्खियों में है। पहले उन्होंने अपने विरोधी दिग्विजय सिंह से लेकर कई कांग्रेसी नेताओं पर जुबानी तीर छोड़े, तो कभी भावुक होकर अपना दर्द भी बयां किया, लेकिन विरोधियों पर निशाना साधते हुए कई बार कुछ ऐसा बोल गई जो बोल उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। टीम न्यूज नेशन। साध्वी प्रज्ञा के शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर विवाद खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। उनके बयान को सियासी विरोधी शहीद का अपमान बता रहे। हालांकि विवाद बढ़ता देख साध्वी ने माफी की भी मांग की थी, लेकिन मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आज कांग्रेस के मंच से सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने साध्वी पर वार किया। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य। साध्वी प्रज्ञा के शहीद हेमंत करकरे पर दिए इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। शहीद के अपमान को मुद्दा बनाकर विरोधी दलों ने इसी बहाने बीजेपी को घेरना शुरू किया, तो वहीं इस बयान को लेकर सेना और सुरक्षा बलों का आक्रोश भी सामने आया है। आज कांग्रेस के मंच से सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1 के हीरो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि किसी शहीद के बारे में इस तरह के बयान से बहुत दुख होता है, फिर चाहे शहीद पुलिस फोर्स से हो या सेना से। नहीं, दुख तो होता है, बिकॉज कोई भी मार्टियर हो, चाहे पुलिस का चाहे आर्मी का, ही मस्ट गेट ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो दीज अटरेंसेस आर नॉट गुड। साध्वी के इस बयान ने 2019 के मुकाबले में फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी को बैक फुट पर धकेल दिया है। पार्टी को इस पर सफाई जारी कर ये कहना पड़ा कि ये साध्वी का निजी बयान है। पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी पर दबाव बढ़ता देख साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी माफी मांगना ही बेहतर समझा।
मैंने कहा ये मेरे घर की बात है, घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो। लेकिन मामला यही नहीं थमा, विपक्ष के हमले भी यही नहीं रुके। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने साध्वी को नोटिस भेजकर आचार संहिता के उल्लंघन पर सफाई भी तलब की। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी ने भले ही साध्वी के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन पार्टी पूरी तरह उनके पीछे खड़ी है। साध्वी के बयान पर हुड्डा को आगे कर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और इसकी काट ढूंढकर कांग्रेस पर पलटवार करना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल को लेकर अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा और क्या क्या उन्होंने कहा, अब देखिए। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा से मिल रही कड़ी चुनौती के बीच कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह जीत के लिए हर तरकीब आजमा रहे हैं। अब चुनाव की नैया को पार लगाने के लिए दिग्विजय सिंह ने नया दांव चला है। उन्होंने भोपाल को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वादा किया है। शहर के विकास को लेकर दिग्विजय सिंह ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें भोपाल को टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। भोपाल से देश के बाकी शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आसपास के बड़े शहरों को कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। किसान सिटी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी। वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट के लिए छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कला को अहमियत देते हुए आर्ट सिटी और फिल्म सिटी बनाई जाएगी। बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए भोपाल जॉब पोर्टल बनेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, हर वार्ड में फ्री हेल्थ सेंटर भी होगा। इस दौरान दिग्गी ने पूर्व की शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान नहीं पेश किया। मामा जी की सरकार को फुर्सत मिले तो मामा जी की सरकार कमाई में लगी हुई थी। मास्टर प्लान क्या होता है, नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, जहां चाहो कॉलोनी काटो। चुने हुए उनके कुछ बीच में लोग थे, उनके माध्यम से कमाई करो। 2005 में मास्टर प्लान नहीं आया, 2015 में 10 साल बाद फिर नहीं आया। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल पहुंचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाली साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर मंदिर और संतों के चरण पकड़कर चुनावी वैतरणी को पार करना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लोकसभा के रण में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर काफी बहस हो रही है। अगर यूं कहा जाए कि राष्ट्रवाद चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है तो गलत नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में राष्ट्रवाद पर जोर देते देखे जा सकते हैं। अब कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक दस्तावेज लेकर आई है और इस दस्तावेज को पेश किया है आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिकार रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकसभा के मौजूदा रण में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है। अब बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने बड़ी चाल चली है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना दस्तावेज जारी किया है। सुरक्षित भारत के नाम से पेश किए गए इस विजन डॉक्यूमेंट के कर्ता धर्ता हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, जिनकी देखरेख में भारतीय सेना ने 2016 में POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। उन्हें इस मिशन का हीरो माना जाता है। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम और जयराम रमेश जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में DS हुड्डा ने दस्तावेज पेश किए। रिपोर्ट में भारत की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए 5 पिलर की बात कही गई है। दुनिया में भारत की जगह कैसी होनी चाहिए, पड़ोस सुरक्षित रहना चाहिए, आंतरिक समस्याओं को कैसे सुलझाएं, जन सुरक्षा पर जोर, सेना, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में अपनी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। रिपोर्ट में इन मुद्दों पर जोर दिया गया है। हमारी डिस्कशंस में हमने डिसाइड किया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 5 पिलर्स होंगे। जो सबसे पहला पिलर होगा वो है कि भारत, विश्व में भारत की जगह कैसी होनी चाहिए, अ राइटफुल प्लेस इन वर्ल्ड अफेयर्स। डिप्लोमेटिकली इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है,
तो हमारी बाकी जो मेजर पावर्स हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ हमारे संबंध किस दिशा में चलने चाहिए। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त मुख्य रणनीतिकार रहे डीएस हुड्डा ने पाकिस्तान को घेरने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का अपना विजन भी बताया। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हम किस तरह से लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखते हैं, क्या हम चाहते हैं पाकिस्तान से किस तरह से अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा तो किस तरह से उस पर दबाव बनाया जाए, और हमारे बाकी नेबर्स जो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, एशियान के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। इस मौके पर मौजूद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस ने इस दस्तावेज के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपनी नीति जाहिर कर दी है और सत्ता में आने पर इस पर अमल किया जाएगा। So all this has to be read together to get an idea of the Congress's approach to national security. I want to reiterate that we have spent many hours reflecting on the subject. We have developed several ideas, and these ideas will be implemented when we are in government. कांग्रेस ने बेरोजगारी, नोटबंदी और किसानों की समस्या के बहाने बीजेपी पर तंज कसा और सीमा पर सुरक्षा पर जोर दिया। हमारी देशभक्ति क्या है? नौकरी विनाश देशभक्ति नहीं है, नोटबंदी देशभक्ति नहीं है, लोगों को बेरोजगार बनाना देशभक्ति नहीं है, किसानों को पीड़ित करना देशभक्ति नहीं है। असली देशभक्ति वो है, हाँ सीमा पर सुरक्षा होना चाहिए, हाँ हमारे समाज के हर एक वर्ग को आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहिए, वो देशभक्ति है। सर्जिकल स्ट्राइक के अगवा रहे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा के दस्तावेज के साथ कांग्रेस का आना बड़ा सियासी दांव है। डीएस हुड्डा ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। कहा जा रहा है कि उसी वक्त राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दे पर उनसे बड़ा दस्तावेज पेश करने को कहा था। जाहिर है कि सुरक्षित भारत दस्तावेज के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की पिच पर गुगली फेंकी है। टीम न्यूज नेशन। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं के चेहरे पर कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं होने की कसक भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदें करीब करीब खत्म हो गई हैं। तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के रण में उतर रही है। दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अपने हिस्से की सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। फरीदाबाद से आप के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो अंबाला सीट पर रिटायर्ड डीजीपी पृथ्वीराज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं करनाल से वकील कृष्ण कुमार आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट श्री नवीन जयहिंद जी होंगे, जो पार्टी के प्रदेश संयोजक भी हैं। साथ ही साथ करनाल लोकसभा से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अंबाला लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी पृथ्वीराज जी को अपना कैंडिडेट आज घोषित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी ऐलान किया गया है कि दोनों दलों के नेता मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। ज्वाइंट मेगा रोड शो का प्लान हमने किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी और साथ ही साथ तमाम नेतागण दोनों पार्टियों के इस 2 मेगा रोड शो में शामिल होंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और चंडीगढ़ की सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीदें पाले हुई थी, लेकिन कांग्रेस दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में आपसे गठजोड़ के लिए तैयार नहीं थी। इसकी नाराजगी भी आप नेताओं में दिखाई दी। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर भी देखने को मिला है, और कांग्रेस जो है सारी बातें मानने के बावजूद भी अपने बात से पीछे हट गई है। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हरियाणा में गठबंधन किया है। इसके तहत 7 सीटों पर जेजेपी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस के टिकट बंटवारे की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस के दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से राजकुमार चौहान की जगह किसी और को टिकट देने की अटकलें चल रही हैं और इससे राजकुमार चौहान के समर्थक नाराज हो गए हैं। आज वो सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर जमकर
इन समर्थकों ने प्रदर्शन की, नारेबाजी की। राजकुमार चौहान के समर्थक हैं जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया, सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की संवाददाता मनीष चौरसिया। दिल्ली में कांग्रेस में टिकट बंटवारे की लड़ाई अब सड़क पर दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रत्याशी को टिकट देने के लिए यह हंगामा किया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनके इलाके में नॉर्थ वेस्ट में एक बाहरी कैंडिडेट को उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सभी लोग एक प्रत्याशी राजकुमार चौहान के पक्ष में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं को वहां से टिकट मिलना चाहिए। बाहरी कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रही है पार्टी, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोग की? है कि राजकुमार चौहान जी को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और विकास पुरुष हैं। उन्होंने दिल्ली का विकास किया है। और राजेश लिलोठिया जो है हमेशा पैराशूट से आए हैं। पहले वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब भी पैराशूट से आए से किसी युवा का हक छीना था। जो सैकड़े युवा काम कर रहे थे उनका हक छीना उन्होंने। और आज जो है संसदीय क्षेत्र हमारे पश्चिमी में वो आकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिस तरह से आप लोग उतरे हैं, आज राहुल गांधी घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप शांति से अपनी बात रख सकते थे। पार्टी आपकी बात सुनती नहीं है क्या? क्यों नहीं सुनती? हम इसलिए आए हैं। हम राहुल पर आ गए। आप तो हम राहुल गांधी के दरबार पे किस लिए आए हैं? हमारी सुनाई होती है, इसलिए तो आए हैं। और दिल्ली में चुनाव लड़ने तो कोई बात हुई? कई जगह पे हो रहा है। तो नहीं, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। दलालों की सिर्फ कांग्रेस हो गई है। आरोप अपने ही नेताओं पर लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को पास जिम्मेदारी थी कैंडिडेट चुनने की, उन्होंने गलत तरीके से कैंडिडेट चुना। तमाम महिलाएं भी आप यहाँ पर देख रही हैं और सभी यहाँ पर विरोध में शामिल हैं। क्या डिमांड है आप लोग की? राजकुमार चौहान जी क्या? राजकुमार चौहान जी हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और हमें टिकट जैसे राजकुमार चौहान जी को टिकट चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। राजकुमार के चौहान से हम लोग बहुत खुश हैं। एक लोकल लीडर है नॉर्थ ईस्ट इलाके के और कहा यह जा रहा है कि उनको ही टिकट दिया जाए। जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी उन्होंने इसमें धांधली की है, ऐसा कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव के वक्त में कांग्रेस में इस तरह से कार्यकर्ता का अपने ही नेता के विरोध में सड़कों पर उतरना ये काफी सवाल खड़े करता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन। यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। चुनावी दौर में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के हमले और तेज हो गए हैं। मामला यूपी के बाराबंकी का है। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने भेदभाव का आरोप लगाकर जिला प्रशासन पर उंगली उठाई है। पुनिया का इल्जाम है कि जिला प्रशासन के आला अफसर प्रदेश सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन करने आए प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत, तो उनके साथ जितने लोग अंदर जाना चाहे आर.एस. गौतम जी ने अंदर घुसने दिया और सबको अंदर जा कर के चाहे जितने सत्ता बल इस्तेमाल कर सकते थे पूरा इस्तेमाल किया गया। सारे विधायक, चेयरमैन, इनके जिला अध्यक्ष, सब महामंत्री सब घुस गए अंदर। पुनिया का ये भी आरोप है कि उनके पास 2 सेट थे, इसके बावजूद उनके साथ सिर्फ 4 समर्थकों को अंदर जाने दिया गया। पुनिया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी आरोपों को गलत बताते हुए आचार संहिता का पालन किए जाने का दावा कर रहे हैं। आचार संहिता का समुचित पालन कराया जा रहा है। इधर भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस के सभी आरोपों को दरकिनार करते दिखे। 2 सेट दाखिल के एक बार में हम लोग 5 लोग ही अंदर गए हैं, मेरे 4 लोग बाहर बैठे रहे। जब दूसरा सेट मैंने दाखिल किया तो उसके प्रस्तावक समर्थक जो है वो बाद में मैंने बुलाया। जब वो 4 लोग निकल आए तब 4 लोग दोबारा ठीक। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि ऐसे अधिकारियों की मौजूदगी में निष्पक्ष मतदान की उम्मीद नहीं की जा सकती, लिहाजा चुनाव आयोग को इन्हें तत्काल जिले से हटाना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।